नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी जितने भी भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहा है, वो भी टॉपिक वाइज, जिसका नाम है निचोड़ सीरीज। अर्थशास्त्र और भूगोल में जितने भी लोग एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं वो निश्चित रूप से इस दिन प्रतिदिन चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके स्तर पर जाकर चीज़ों को समझाने और बताने का काम होता है, और वो भी बेहद सरल भाषा में। ठीक है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र ज़्यादातर वीडियो आपको यूट्यूब पर जो मिलेंगे उसमें ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग है, और जिसको हमारे यूपी के जो ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे हैं, ठीक है, हमारे प्रतियोगी साथी हैं, वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, क्योंकि हमारे यूपी वालों की पहले से ही समस्या इंग्लिश की रही है। और चूंकि मैं भी हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, हमारी भी अंग्रेजी कहीं न कहीं कमजोरी रही है, लेकिन कभी भी अंग्रेजी आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं पड़ेगी। अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ लीजिए तो उसके प्रश्न आप सही करने लगेंगे, माध्यम कोई भी हो आपका। समझ में आई बात? तो आइए, मैंने आपको कल बताया था कि मौका मत जाने दीजिए। ठीक, अभी भी टाइम है, अगर आप सोच लिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप बहुत कर लिए हैं, बस सोच लिए कि इस बार कोई एग्जाम निकाल देना है तो निकाल लेंगे। केवल उन्हीं टॉपिक पर मेहनत करिए, प्रयास करिए जो आपको नहीं आता है। जबरदस्ती का रूम में बैठकर टाइम पास करने का नहीं है समय। ये समय है कमजोर टॉपिक को पहचानने का और उस पर मनन और चिंतन करने का। ठीक है, अपनी कमियों को सुधारने का। तो देखिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लगा हुआ है, मूल्य निर्धारण। इसके अंतर्गत हम विभिन्न बाजारों में मूल्य का निर्धारण देखेंगे, क्योंकि आप उत्पादन के तहत ही इसका अध्ययन कर रहे हैं कि उत्पादन हो गया है तो बिकेगा कैसे। ठीक है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित होगी। बाजारों में अलग अलग, आप जानते हैं, बाजार अलग अलग होते हैं, उसमें वक्रों का स्वरूप अलग अलग होता है, क्योंकि बिकेगा नहीं तो फिर उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका पारिश्रमिक कैसे मिलेगा। तो आइए देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, आप चिंतन मनन करिए, सब कुछ आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लगा हुआ कि निम्नलिखित रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित रेखा चित्र प्रदर्शित करता है, यह क्या प्रदर्शित करता है ये तो समझेंगे ही आप। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, इसी के आधार पर आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो बाजार है, ठीक है, बाजार में आपको समझना है कि अर्थशास्त्र जिन बाजारों की बात करता है उसमें मुख्य रूप से तीन तरह के बाजार हैं। एक है पूर्ण प्रतियोगिता। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। समझ में आई बात? इसमें क्या होता है, इसमें विक्रेताओं और क्रेताओं की बहुत सारी संख्या होती है। फर्मों का आना जाना, प्रवेश वर्जित नहीं होता है। ठीक है, वस्तुएं समरूप होती हैं। समझ में आई बात? इस तरह का। अब आता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में जो वक्रों का स्वरूप है वो कैसा होता है। तो जान लीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में वक्रों का जो स्वरूप है वो कैसा है, ये आप जान रहे हैं। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। कैसे आप पहचान पाएंगे पूर्ण प्रतियोगिता? जब आप अध्ययन किए होंगे तालिका से। ठीक है, एम आर, एम सी, ए आर, ए सी। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे ना। एम आर की बात मैं कर रहा हूं तो ये क्या है? ये मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय।
ठीक है। एमसी की बात अगर मैं करूं तो मार्जिनल कास्ट है, यानी सीमांत लागत। सीमांत लागत, इन्हीं के द्वारा हम संतुलन और कीमत निर्धारित करते हैं। ठीक है, जब हम एमसी हो गया, देखिए एआर की बात करेंगे तो ये होगा एवरेज रेवेन्यू, यानी औसत आय की बात कर रहा है। जब हम किसकी एमआर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, एमआर एसी देख लीजिए, वहां एमआर हुआ है एसी, तो ये औसत आय को प्रदर्शित करता है। एसी की बात करेंगे तो ये एवरेज कास्ट यानी औसत लागत को प्रदर्शित करता है, लागत। अब इन वक्रों का स्वरूप कैसा होता है इन बाजारों में, इसको पहले ध्यान दे देंगे तो आपका सवाल एक भी गलत नहीं होगा। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ए आर बराबर एम आर होता है, ए आर बराबर एम आर होता है, अर्थात ए आर और एम आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर एम आर वक्र क्या एक्स अक्ष के समानांतर होता है, समानांतर होता है। ये जब आप विस्तृत में आएंगे पढ़ने तो आपको हम बता देंगे, तालिका के माध्यम से आप एकदम समझ जाएंगे, बहुत सरल होता है। ठीक, अब सीधी सी बात है, एमआर को जहां एमसी काटती है वहां फर्म का संतुलन होता है। एमआर को एमसी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू को जहां एमसी वक्र मतलब मार्जिनल कास्ट काटती है वहां पर फर्म का संतुलन होता है। क्या होता है, फर्म का संतुलन मतलब यहां कोई भी फर्म उत्पादन करना प्रारंभ करेगी, यहां प्रारंभ क्या करेगी, यही उत्पादन करेगी कोई भी फर्म। अब बात आती है कि इस फर्म में लाभ, इस उत्पादन स्तर पर लाभ होगा कि हानि। तो देखिएगा बड़ा सरल सा तरीका है, ये एमसी है ना, अब एसी हम क्या, एसी यदि इसी से ऊपर लेके चले गए, एसी वक्र इससे ऊपर चला गया तो इसी को ऊपर देखिए, एसी का मतलब औसत कास्ट ज्यादा आ रही है प्रति इकाई से, इसी को जब ऊपर बढ़ा देंगे तो इतने के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, ये P है, ये P1 है और A B है। क्यों, क्योंकि मिल तो रहा, बिक रहा इतने पे और लागत आ रही इतने के बराबर, तो ये किसको दिखा रहा है, हानि को दिखा रहा है। ये स्थिति किसकी है, हानि की है। ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल दो चीजें होती हैं। अल्पकाल में लाभ हानि और सामान्य लाभ हो सकता है। सामान्य लाभ का मतलब जितना लगा रहे हैं उतना मिले तो उसको सामान्य लाभ कहते हैं। लाभ का मतलब जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा निकले तो उसे हम लाभ कहते हैं। ठीक है, हानि का मतलब जितना लगा रहे हैं उतना भी ना निकले तो उसे हानि कहते हैं। ठीक है, ये हानि की स्थिति है। अगर हम यहीं इसी में क्या करते, देखिए एक दूसरा, ये किसकी स्थिति है, ये हानि को दिखा रहा है। अगर हम इस चित्र में देखिएगा, ये जैसे ए आर बराबर एम आर होता है, तुरंत आप जानिए पूर्ण प्रतियोगिता है। कौन सी प्रतियोगिता है, ये पहली थी, ये दूसरी हिस्से। इसमें हम लाभ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, लाभ दिखाएंगे। तो लाभ कैसे दिखाएंगे, आप जान लीजिए, एमसी को एमआर, एमआर को एमसी जहां से काटी ये संतुलन हो गया। अब यदि एसी इसके नीचे से चली जाए, एसी क्या है, इसके नीचे से चली जाए, इसके नीचे से ऐसे काटती चली जाए, तो आप जानेंगे इसके बराबर, ये और नीचे से थोड़ा सा लेके चले जाते हैं ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे ये। ठीक, ये तो गई आपकी कौन सी, एमसी। एमसी जब एमआर को काटती है तो ये संतुलन निर्धारित करती है, लेकिन यह जब काटी कौन, एसी, तो यह इतने के बराबर इसको लाभ हो रहा है, क्योंकि P1 और A और A1
क्योंकि औसत कास्ट जो आ रही है कम आ रही है औसत उत्पादन से। समझ में आई बात? इसलिए इतने के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। अब यदि दोनों एक ही सामान्य लाभ की स्थिति कब होगी, देखिएगा ये तीसरा फिगर मैं बना दे रहा हूं, आप समझिएगा, बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा समझ लेंगे, ठीक है। ये तीसरा फिगर है, आप जानते हैं ए आर बराबर एम आर, ए आर बराबर एम आर पूर्ण प्रतियोगिता। जैसे ही आ जाए आप जानिए पूर्ण प्रतियोगिता है। ये फिगर बनाना और आसान होता है। ये ए सी चली गई, ए सी नहीं एम सी, ठीक है, और यहीं से आपकी ए सी भी चली गई, दोनों एक ही बिंदु से, तो ये हो गया सामान्य लाभ। लाभ, सामान्य लाभ की स्थिति ये क्या है, ये अल्पकाल है। क्या है, अल्पकाल, ठीक है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्में तीनों स्थितियों को प्राप्त करती हैं। और वहीं एकाधिकार की मैं बात करूं, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता हो गई। क्या हो गई, पूर्ण प्रतियोगिता में जब इस तरह का आप देखेंगे तो आप जान जाइएगा कि कौन सी स्थिति है संतुलन। जब डी वक्र, यस एस और डी वक्र जैसे ये हो ऐसे, तो आप जानते हैं डी वक्र है और ये एस वक्र है, सप्लाई कर्व ये है, ये किसी उद्योग का संतुलन बताएगा। क्या बताएगा, उद्योग का संतुलन, ठीक है, उद्योग का संतुलन। और इसी को जब बहुत सारी फर्में अपनाएंगी, छोटी छोटी उद्योग फर्मों का समूह होता है, उद्योग फर्मों का समूह होता है, वो उद्योग के संतुलन को बताएगा। अब देखिए इसी में आगे हम बता देते हैं, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक अंधेरे घर में क्या कहते हैं, ढेला मारना देहात में, उसी तरह से। अब एकाधिकार, एकाधिकार या अल्पाधिकार, दोनों में अंतर बहुत नहीं होता है। एकाधिकार या अल्पाधिकार दोनों के वक्रों का स्वरूप थोड़ा सा कम और ज्यादा ढाल वाला होता है, बाकी दोनों एक ही तरह से होते हैं, ये बात आप समझिएगा। देखिए इस बाजार को कैसे पहचानेंगे, एकाधिकार वह बाजार है जिसमें एक ही विक्रेता होता है। क्या, एक ही विक्रेता का पूरे मार्केट पर कब्जा होता है, ठीक। या अल्पाधिकार होता है, यानी बहुत कम विक्रेता होते हैं, और एकाधिकार और अल्पाधिकार दोनों ही नहीं होता। अब तो क्या होता है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती चैम्बरलिन की, कि सभी कंपनियां अपना अपने प्रोडक्ट में एकाधिकारी हैं, लेकिन एक ही तरह का काम करते हैं, इसलिए प्रतियोगिता भी है। मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं कि पेप्सोडेंट केवल पेप्सोडेंट कंपनी बना रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट में एकाधिकार है उसका, लेकिन चूंकि दांत साफ करने के मंजन बहुत सारे हैं इसलिए प्रतियोगिता भी है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता, इन सब में वक्रों का स्वरूप ऐसे ही होगा, या एकाधिकारी प्रतियोगिता, में वक्रों का स्वरूप, वक्रों का स्वरूप कैसा होगा, तो देखिएगा जैसे ही आप देखें ये, ठीक है, ये y अक्ष है, x अक्ष है। यदि आप देखें कि इस तरह से ए आर बराबर क्या ऊपर है और एम आर नीचे है, तो आप जान लीजिएगा कि एकाधिकार है। ये क्या है, एकाधिकार है। जब दो ये दिखे ऊपर से नीचे गिरती हुई तो ये एकाधिकार को बता रही हैं, ठीक है। और अल्पाधिकार जब बताएगा तो ये थोड़ा सा कम ढाल वाला होगा, ए आर बराबर एम आर बराबर करें, ठीक है। ए आर ऊपर रहेगा हमेशा, ए आर एम आर नीचे रहेगा, ये भी जानते रहिए। हमेशा क्या रहेगा, ए आर ऊपर और एम आर नीचे। ये है क्यों, इसलिए क्योंकि जब आप तालिका देखेंगे तो उससे स्पष्ट होता है, फिलहाल अभी तो समझ लीजिए। और यदि प्रतियोगिता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो भी इसी तरह का वक्र बनेगा, ठीक है। ये अब इसमें बात है कि इसमें कैसे हम निर्धारित करेंगे, तो देखिएगा एक ही शर्त है कि जहां एमसी एमआर को काटेगी, एमसी एमआर को काटेगी
वहां फर्म का संतुलन, यानी संतुलन यहां निर्धारित हो रहा है। कहां? ये संतुलन का पॉइंट है, यही फर्म उत्पादन अपना करेगी। अब उसको फर्म को लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसी रेखा को जब हम ऊपर बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा। AR पर पहुंचेंगे तो यहां क्या है, AR पर पहुंची तो यहां उसकी प्रत्येक इकाई की कीमत निर्धारित हो रही है, प्रत्येक इकाई की कीमत निर्धारित हो रही है, क्योंकि AR जहां हम AR ही क्या है, औसत आय ही वस्तु की कीमत होती है, औसत आय ही वस्तु की कीमत होती है। अब देखिए इसको लाभ होगा कि हानि होगी, अब ये डिसाइड कौन करेगा? AC। क्या करेगा? AC। यदि AC को इससे आप सटा के लेकर चले गए, टच AC को, तो ये होगा सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। ठीक है, अगले में देख लीजिएगा, ये तो संतुलन निर्धारित हो गया, MC कर दी, MR को काटकर, ये संतुलन हो गया। बहुत आराम से समझिए, ये जब ऊपर हम बढ़ाए तो एक कीमत, प्रत्येक इकाई की कीमत निर्धारित हो गई। अब हम इसमें अगर लाभ दिखाना चाहते हैं, लाभ, तो हम क्या करेंगे, तो AC को नीचे से लेकर जाएंगे, तो इतने के बराबर क्या होगा, ये लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। दूसरा हो गया। और इसमें देखिए, इसमें हम हानि को अगर दिखाना है हमको, क्या है हानि को, तो देखिएगा ये काट दी MC, नीचे से ये हो गया संतुलन, इसको ऊपर बढ़ाइए प्रति इकाई कीमत। अब देखिए AC जो है उसके और ऊपर से चली जा रही है, तो इतने के बराबर क्या हो जाएगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि, PP1। समझ में आई बात? तो इस तरह से अर्थशास्त्र डिसाइड करता है। देखिए एकाधिकारी क्या, पूर्ण प्रतियोग, एकाधिकारी जो होता है वो हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, क्योंकि वह हमेशा अपनी वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचता है। तो ये हो गया एकाधिकार, अल्पाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित वक्र और बाजार में संतुलन तथा कीमत निर्धारण। अब आइए प्रश्न पर विचार करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए समझ में आ गई बात? हाँ, कितने लोगों को समझ में आ गई? देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है, निश्चित रूप से बताइए। ये क्लास विस्तृत रूप से शुरू होने वाली टॉपिक वाइज, बस आपका प्यार और दुलार चाहिए। और देखिए हम छोटे भाई भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे से उम्र ज्यादा वाले भी सामने मेरे बैठे हो सकते हैं और मेरे से छोटी उम्र वाले भी बैठे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका निश्चित रूप से साथ देंगे। क्लियर? हाँ, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा इसमें MC1 और MC2 दिया है। ठीक है, यानी ये दो तरह की फर्में इसमें काम कर रही हैं। ठीक है, कह रहा है अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण तो नहीं, गुटबंदी में कीमत निर्धारण नहीं, कीमत नेतृत्व में कीमत निर्धारण, ये दो तरह की फर्में हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कीमत कौन नेतृत्व करेगा, कौन कीमत निर्धारित करने वाली फर्म बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से जब दो MC और MC आ जाए तो आप जानिएगा ये कीमत नेतृत्व कीमत निर्धारण की बात है, इसमें कीमत नेतृत्व कीमत निर्धारण की बात। ठीक है, दोनों में से कौन कीमत निर्धारित करेगा और कौन उस कीमत को फॉलो करेगा। PGT 2003 का ये प्रश्न है, इसको और तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ये मैंने बताया अभी आपको दोनों फिगर। आगे देखिए, कह रहा कि कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब, कीमत विभेद कब संभव है। ठीक, कीमत में अंतर कब संभव है, विभेद मतलब होता अंतर, विभेद मतलब क्या होता है, अंतर। कब संभव है बताइएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में, एकाधिकार में, द्वाधिकार में। देखिए कीमत विभेद एक ही सामान के दो अलग अलग कीमत में बेचना, सामान एक ही है। ठीक है,
अलग अलग बाजारों में या एक ही बाजारों में अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग दाम ले रहा है, ये कौन कर पाएगा? क्या पूर्ण प्रतियोगिता में? नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता रहेंगे, ठीक है। अल्पाधिकार में भी विक्रेता तो रहते ही हैं, अधिक रहते हैं। एकाधिकारी इस तरह की बात कर सकता है, बाकी कोई नहीं, ठीक है ना। द्वाधिकार, दो विक्रेता हो तो द्वाधिकार होता है, कुछ विक्रेता हो तो अल्पाधिकार होता है, बहुत से विक्रेता हो तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एमएफसी और एएफसी एक सीधी रेखा होती है जो एक्स अक्ष के समानांतर होती है। दो पृथक पृथक सीधी रेखाएं होती हैं। तो देखिए अभी हमने बताया एमसी और एएफसी की बात, ठीक। ये पूर्ण प्रतियोगिता में पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान आप लगाइए, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में पूछ रहा है। क्या होगा? तो आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जब बात करेगा तो यह एक सीधी रेखा होगी। क्या होगी? यह एक सीधी रेखा होगी। क्लियर? आइए अगला प्रश्न। यह एक प्रश्न है, मांग की लोच भी प्रतियोगिता में अपना काम करती है। मांग की लोच भी किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में बहुत ही योगदान देती है। कोई वस्तु महंगी रहेगी कि सस्ती रहेगी, यह उसकी मांग की लोच पर निर्भर करेगा। यदि मांग की लोच बहुत ज्यादा है तो वस्तु की कीमत भी बहुत उठपटांग होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा है अगर लोच तो कम कीमत उसकी होगी। यदि मांग की लोच बहुत कम है, ठीक है, तो जान लीजिएगा उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। उल्टा होता है सिस्टम, यदि बराबर है तो बराबर होगी। क्लियर? अब देखिए इसमें कर भार की बात कर रहा है, क्योंकि कर भी वस्तुओं की कीमत में जुड़ा होता है। जो कंपनी पे कर लगता है, आज तो देखिए कर का अंबार उपभोक्ता पर है। जीएसटी बनाई गई कि विक्रेता उस बेच रहा है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी कुछ टैक्स दे, लेकिन इसको बाजार ने इस तरह का बना दिया कि जीएसटी अलग से जोड़कर ले ली जाती है। किससे? उपभोक्ता को। उत्पादक कुछ भी वहन नहीं कर रहा, ना तो विक्रेता वहन कर रहा है। आप देखिए, खाइए पीजिए, कोई कपड़ा कोई मार्केट करिए, आपसे जीएसटी जोड़कर 18%, 12%, 17% जो भी ये ले ली जाती। ये अर्थशास्त्र का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई जीएसटी तुम्हारे ऊपर लगी तो उसका वहन तुम करो, कीमत में वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो तुम अलग से जीएसटी क्यों ले रहे हो? ठीक है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। और आज तो जमाना ये है कि मॉल में जब आप जाते हैं खरीदने तो आप बैग का भी पैसा देकर आते हैं, और वहीं जब छोटी पूंजी वाली दुकान पर आप जाते हैं तो उससे एक आध दो बैग और फ्री मांग लेते हैं, और वो दे भी देता है। ठीक है, एक ठो साड़ी खरीदेंगी तो 3 ठो बैग लेकर आएंगी कि नहीं हमको 2 ठो और बैग दे दीजिए, और वो इस नाते दे देता है कि फिर अगली बार मैडम आए हमारे यहाँ, ठीक है, सर आए। और मैडम को क्या पता है कि वही जब मॉल में उससे ज्यादा कीमत पर कपड़े खरीदती हैं तो एक ही बैग में तीनों चारों भर के दे देता है, उसका टंगना भले फट जाए, ठीक है ना, और फिर दूसरे देने पर बहस करने लगता है। तो इस तरह आप जहां खूब पैसा है वहां लुटाते हैं। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां टिप देकर आते हैं, ठीक है, 200, 400, 500 रुपया खाए तो 10, 20, 50 जैसी हैसियत है उस तरह के टिप देकर आते हैं। वहीं जब आप ठेला टपरी पे खाते हैं 105 रुपया होता है तो 5 रुपया नहीं देते, तो बस ये तरह दे। तो ये है कि ये मानव का स्वभाव है, उसकी इज्जत वहीं जा रही है जब बड़े जगह जाता है तब, ठीक है ना जी। हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप दे लेंगे। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता और विक्रेता पर बराबर पड़ रहा हो, क्या पड़ रहा हो? बराबर पड़ रहा हो, तो जान लीजिए उसकी लोच जो है इकाई के बराबर है। क्या है?
इकाई के बराबर, यानी ई बराबर ईपी कर लीजिए बराबर 1। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन है क्या? ये कौन सा ऑप्शन है? ये ईपी, सी ऑप्शन सही है। पीजीटी में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए यदि ईपी अधिक होगी, ईपी लोच अधिक होगी, तो कौन विक्रेता वहन करेगा? कर के भार को विक्रेता वहन करेगा। समझ में आई बात? और ईपी यदि इकाई से कम होगी तो क्रेता वहन करेगा, क्रेता वहन करेगा, क्योंकि कीमत भले ज्यादा वसूली जाए लेकिन लेगा तो लेगा ही, क्योंकि लोच ही नहीं है और कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आपके पास, विकल्प ही नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना जी, ये बात आप समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र बाजार की किस स्थिति को प्रकट करता है? अब देखिए वही फिगर बना है, ठीक, और आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कौन सी बाजार ये दिखा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या अल्पाधिकार। जब इस तरह का बने तो देखिए ये पूर्ण प्रतियोगिता तो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब दोनों में से, तीनों में से क्या है? तो देखिए तीनों में वक्र का स्वरूप यही बनता है, और जब तीनों में से दे और एकाधिकार भी हो तो ये जान लीजिएगा सबसे पहले आंसर किसको करेंगे? एकाधिकार को करेंगे, क्योंकि एकाधिकार है तो बाकी किसी पर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देंगे। हो गया, आगे बढ़िए। अगला है, देखिए कह रहा उपर्युक्त चित्र का संतुलन दर्शाता है, किसको दर्शाता? उपर्युक्त चित्र का संतुलन किसको दर्शा रहा है? देखिए पहली बात तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है, ए आर बराबर एम आर है, तो क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता है। समझ में आई बात? अब किसको दर्शा रहा है? अभी मैंने आपको बताया है कि देखिए एसी क्या हो गई? एसी ऊपर चली गई है, कहां? ए आर से, तो इस स्थिति में यह किसको दर्शाएगी? हानि को। किसको दर्शाएगी? हानि को। देखिए हानि किसी ऑप्शन में है क्या? पूर्ण प्रतियोगिता में हानि को, पूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य हानि को, नहीं, असामान्य हानि होती नहीं है, हानि को दिखाती है। किसको? हानि। असामान्य लाभ होता है, हानि कभी असामान्य नहीं होती, हानि हानि होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नांकित रेखा चित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है? निम्नांकित रेखा चित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है? जल्दी से बताइएगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, निम्नांकित संतुलन किस चीज का प्रदर्शन कर रहा है? बताइए। तो एक फर्म का संतुलन है, एक प्रतिनिधि फर्म का संतुलन है, एकाधिकार का फर्म नहीं। ये जब आपको एसएस और डीडी वक्र द्वारा बताए तो ये एक उद्योग का संतुलन हमेशा होता है। किसका? उद्योग का संतुलन। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया, फिर आ सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आगे है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है। जल्दी बताइएगा भाई। उत्पाद अक्ष के समानांतर, उत्पाद अक्ष के साथ वृद्धिमान, उत्पाद अक्ष के साथ ह्रासमान, उत्पाद अक्ष के साथ लंबवत। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र। पहले देखिए मांग वक्र कहते किसे हैं? मांग वक्र ए आर को कहते हैं। ठीक है, किस? ए आर। और ए आर वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? यक्स कौन से अक्ष के समानांतर? यक्स यहां छूट गया मुझे लग रहा है, यक्स अक्ष के समांतर। पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलिए,
अगला है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंतिम मूल्य, दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंतिम मूल्य होता है उसके उत्पादन फलन की न्यूनतम लागत के जब विद्यमान हो। पूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में, एकाधिकार में या एकाधिकारी प्रतियोगिता में। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर भाई। पूर्ण प्रतियोगिता में, दीर्घकाल में किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत पर, औसत लागत के जब विद्यमान हो। क्या? दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंतिम मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम लागत पर, ठीक है। अधिकतम मूल्य बराबर हो उसके लागत की न्यूनतम लागत पर, तो वह कौन सा बाजार है? पूर्ण प्रतियोगी, अल्प अधिकारी या एकाधिकारी प्रतियोगी? जल्दी से बताइएगा। देखिए, जब पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जब वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम लागत पर, तो जान लीजिएगा वो कौन सा बाजार है? वो एकाधिकार बाजार है। वो एकाधिकार बाजार है, क्योंकि अधिक से अधिक फायदा हो रहा है किसको? विक्रेता को। आगे कह रहा है निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। एकाधिकारी, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता? जल्दी से बताइए इस प्रश्न के आंसर को। एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता को पीजीटी 2005 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। जल्दी बताइएगा। एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? देखिए, अधिक क्षमता का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता से। ठीक, बाकी सभी में अधिक क्षमता अगर है तो आप मार्केट में लाभ कमा सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित है? आगे देखिएगा, आगे कह रहा है एक क्रेताधिकार की अवधारणा का आविष्कार, क्रेताधिकार की अवधारणा का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा, एपी लर्नर के द्वारा या श्रीमती रॉबिन्सन के द्वारा? क्रेताधिकार की बात जल्दी बताइए, क्रेताधिकार की बात किसके द्वारा की गई थी? ये आपका प्रश्न है। देखिए, क्रेताधिकार की बात किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती जे रॉबिन्स के द्वारा। श्रीमती जे रॉबिन्स, जॉन रॉबिन्स आप कह सकते हैं। क्रेताधिकार, कौन सा? क्रेताधिकार। आगे है कि एकाधिकार एक उद्योग है, एक फर्म है, बहु फर्म है, दो फर्मों का, कुछ फर्मों का। एकाधिकार क्या है? तो एकाधिकार एक फर्म, एकाधिकार एक उद्योग है। किसका? एक फर्म का। एक फर्म का एकाधिकार क्या है? एक उद्योग है, एक फर्म का। ये जान लीजिए, तभी तो एकाधिकार होगा, नहीं तो फिर ये एकाधिकार रहेगा ही नहीं। अल्पाधिकार हो सकता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता हो सकती है। क्लियर? आगे
कर निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? क्लियर? तो देखिए क्या कह रहा है, प्रचार पर अत्यधिक व्यय, दीर्घकाल में असामान्य लाभ, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कठोर कीमत प्रतियोगिता। कठोर कीमत प्रतियोगिता क्या है? बाजार अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है। प्रचार पर अत्यधिक व्यय, दीर्घकाल में असामान्य लाभ, दीर्घकाल में असामान्य लाभ। तो देखिएगा दीर्घकाल में असामान्य लाभ नहीं होता है, दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ हो जाता है। क्लियर? तो ये लक्षण नहीं, बाकी सभी लक्षण हो सकते हैं। आगे कह रहा कि एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा में तय करेगा जहां मांग की लोच क्या हो? इकाई से कम हो, इकाई शून्य के बराबर हो, इकाई से अधिक हो, पूर्ति लोच के बराबर हो। क्या हो? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक एकाधिकारी कहां निर्धारित करेगा? अपने वस्तु की कीमत, एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा में तय करेगा जहां मांग की लोच कितनी हो? इकाई से कम हो, इकाई से कम हो। ठीक है, तभी उसको अधिक लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। अगर मांग की लोच इकाई से अधिक है या बराबर है तो उसको लाभ जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। आगे कह रहा है कि एक शुद्ध प्रतियोगिता फर्म की पूर्ति अनुसूची अल्पकाल में निर्धारित होती है औसत आगम से, सीमांत आगम से, आय वक्र के लिए सीमांत उपयोगिता से। ठीक, एक शुद्ध प्रतियोगी फर्म की पूर्ति अनुसूची अल्पकाल में निर्धारित होती है किसके द्वारा? जल्दी से बताइएगा।